हाँ, यही है वो हॉल। लगता है क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरी उंगली कुंडी में फंस गई। उंगली कुंडी में दब गई। ये सब बहुत पुराना है ना, इसलिए ऐसा होता रहता है। कड़ी बाहर से खिसकती नहीं, और अगर किसी ने दरवाजा खींच लिया तो जानती है क्या होगा? क्या होगा? दरवाजा बंद, बाहर से कड़ी, अंदर वाले को तो मान लीजिए जेल खाना ही हो गया। अरे वाह! हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। मुझे आदत है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज स्टेशन पर जब सबकी साथ उतरी तो एकाएक इतने दिनों बाद पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों मगर? क्या मालूम, और तुम्हारे साथ यहाँ आते वक्त तो और भी अच्छा लगा। इतनी जल्दी जल्दी आए ना हम लोग। हाँ सचमुच, मुझे इतना तेज चलने की आदत तो नहीं है, पर आप तो कुछ ज्यादा ही तेज चलती है। हमेशा नहीं, पर आज मन किया कि सबको पीछे छोड़ दूं और तुम्हारे साथ कहीं दूर चलती चलती। मेरे साथ? यस, तुम बहुत अच्छी लगी मुझे। क्या अभी मैं कहाँ कुछ? नहीं, सच में तुम बहुत ही अच्छे हो। और ये हॉल, ये तो और भी बढ़िया है। ये हॉल भी? वैसे ये हॉल बहुत पुराना है। कोई शादी ब्याह या भजन का कार्यक्रम होना होता है ना, तो यहीं पे होता है, इसी के लिए बना है। तुम्हारी शादी नहीं हुई थी क्या? नहीं नहीं, पत्नी नहीं है अभी मेरी, मतलब शादी नहीं हुई अभी तक। तो फिर ये किसके लिए है? ये तो मेरे भतीजे के लिए। बड़ा ही प्यारा बच्चा है। आपको पसंद आया? बहुत पसंद आया। इसे ना मैंने अभी हाल ही के जादू के खेल में जीता था। ये सब यहाँ होता रहता है, जादू का खेल, मोहिनी विद्या, हिप्नोटिज्म वगैरह। अच्छा, तो तुमने देखा था? हाँ, हम तो सब में रहते हैं। कैसे करते हैं वो? मोहिनी विद्या, हिप्नोटाइज? वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, और चुटकी बजाते हो गया। अच्छा, तो फिर तुम मुझे हिप्नोटाइज करो। अरे करो ना। नहीं नहीं, अरे करो तो सही। मुझसे नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें करती हूँ। हाँ? हाँ, यहाँ देखो, ध्यान से देखो। ये ये तो मैंने अभी तक कछुए की चाल चल रहे होंगे धीरे धीरे। आदमी को ना एकदम फुर्तीला होना चाहिए। जैसे कि मैं स्कूल की पहली घंटी बजते ही मेरे पैर क्लास के अंदर। पिछले 8 सालों में मैंने कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। आप पढ़ाती हैं, कॉलेज टीचर है ना? अरे नहीं, बच्चों को पढ़ाती हूँ। बच्चे ना बड़ों से बेहतर होते हैं। वो घमंडी नहीं होते और ना ही उनके दिमाग में ज्ञान का भूसा भरा होता है। और बड़े, वो तो भेड़ियों की तरह नोच कर गीदड़ की तरह भाग जाते हैं। सुनो जी। वो खिड़की खोल दोगे? हाँ मुझे बहुत घुटन हो रही है। हाँ, अच्छा हाँ, लीजिए। हाँ, अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बैठ जाइए, आपके पैर दुखने लगेंगे। अरे नहीं, क्लास में खड़े रहकर ही पढ़ाती हूँ मैं। सब पर नजर रहती है मेरी। कोई शरारत कर तो देखे। बच्चे ना बड़ा प्यार करते हैं मुझे और इज्जत भी बहुत देते हैं। और देंगे भी क्यों नहीं, मैं भी तो उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उनकी फेवरेट टीचर हूँ मैं। लेकिन इसीलिए कुछ लोग जलते हैं मुझसे। मैनेजमेंट ने इंक्वायरी बिठाई है, वो भी ऐसी गलती के लिए जिसका मेरी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। खून पसीना एक कर दिया मैंने उन बच्चों के लिए। फिर भला वो एक आरोप मेरा क्या बिगाड़ लेगा? निकालना है तो निकाल दे। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ मेरा है। और वो होते कौन है? मुझे बताने के लिए कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। अरे मेरा विश्वास मेरा है, मेरी इच्छाएं मेरी है, मेरी जिंदगी है। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। वो लोग आए नहीं अभी तक, मैं देखकर आता हूँ। अरे नहीं, मुझे यहाँ अकेले डर लगेगा। अच्छा, हाँ तो नहीं जाता हूँ, पर आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन, परफेक्टली फाइन। On the books, plays in the dog's house. He says he likes knowing books.
I will tell you secret. वैसे तुम जानते हो आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ, मैंने दीवारों पर पोस्टर पढ़ा था ना, जागृति थिएटर द्वारा सजा ब्रैकेट में कोर्टरूम ड्रामा, ठीक है 7 बजे। हाँ, पढ़ा तुमने बड़े ध्यान से। हाँ। पर इसका कुछ मतलब ही समझे या ऐसे ही? हाँ, ये कुछ कोर्ट का तमाशा होगा। हाँ, तमाशा तो होगा, पर हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, और ये सिखाएंगे हमारे चेयरमैन मिस्टर काशिकर। बड़े ही सिद्धांतवादी हैं बेचारे, और उनके साथ है मिसेस पालने की डोर, यानी कि मिसेस काशिकर। आदर्श गृहिणी है बेचारी, मगर क्या फायदा? अब उनके पति को ही देखो, समाज सेवा में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने अकेलेपन और बुढ़ापे को दूर करने के लिए उन्होंने एक बच्चा पाल रखा है। यानी क्या ये उनके कुत्ते नहीं है? एक लड़का पाल रखा है, उसको पढ़ाया लिखाया और फिर भीगी बिल्ली बना दिया। उसका नाम है बालू, बालू रोकड़े। बालू। और एक इंटेलेक्चुअल भी है अपनी पार्टी में। इंटेलेक्चुअल यानी अपनी किताबी भाषा पर इतराने वाले। मौका आने पर दुम दबाकर रफ चक्कर हो जाने वाले। आ जाए नहीं है और आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनमें इतना साहस नहीं है। हाँ, और एक वो थे जो कोर्ट में थे। हाँ, वो जो स्टेशन पर बीड़ी पी रहे थे। हाँ हाँ, वही सिद्धार्थ थे। छोटे मोटे लॉयर हैं, नकियों पर अपनी वकालत झाड़ते रहते हैं, लेकिन आज के हमारे शो में वो मिल गया। आओ आओ आओ। तेरे दिल में एक छोटी सी बच्ची बसी है और इसने जिद पकड़ रखी है कि मैं बड़ी नहीं होंगी। अरे तो क्या जरूरी है कि हर आदमी उस पोंछे की तरह अपना मुंह लटकाते हुए घूमे? अब आप ही बताइए, अरे दुनिया में रहना है तो कुछ दिन हंसो, खेलो, नाचो, गाओ, जो जी में है वो करो। अब आप ही बताइए, अपनी जिंदगी का थोड़ा सा भी हिस्सा देगा, थोड़ा सा मत देगा क्या? आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। हमारे तो बराम महाराज। अरे तुम तो बड़ा महाराज की छोड़ो, तुम मेरी सुनो। मैं लीला बेनारी, एक जीती जागती महिला, अपने अनुभव के आधार पर कहती हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत ही कीमती है, इसका हर एक पल कीमती है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस जिंदगी जिए जा रहे हैं और क्या। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? जी मैं सामन। सामन। हाँ। यहाँ और कुर्सियाँ हो तो लाओ सर। हाँ, कुर्सियाँ वहाँ अंदर। हाँ, और ये हमारे पूंछे साहब है, बड़े कमाल के एक्टर हैं ये जब स्टेज पे होते हैं ना तो ऑडियंस से वंस मोर बोलती है। इन्हें वंस मोर की इतनी आदत पड़ गई है कि इन्होंने हायर सेकेंडरी में एक ही क्लास में 2 बार वंस मोर कर दिया। रुक रहे हो तुम? तुम्हारी तरह काशीगर भाई के टुकड़ों पे करके बड़ा नहीं हुआ हूं मैं। इंटरफेयर हूं अपने बाप के पैसों पर। नॉनसेंस। नॉनसेंस। इस बीच में बोलना जरूरी है क्या? कभी चुप भी रह लिया करो। बचपन में बहुत चुप रहती थी, पर अब उसका कोटा खत्म हुआ। अब जो चाहूंगी, जितना चाहूंगी, मैं तो उतना बोलूंगी। हाँ तो बोलती रहो, बोलो बोलो। अच्छा, मैं तुम लोगों के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ। बच्चों बैठ जाओ। आओ। अरे बैठ जल्दी। हाँ, सामन। अरे बैठ ना। अरे जल्दी आओ। हाँ, तो एक था भेड़िया। हाँ। भेड़िया जंगल में जैसे भेड़िया नहीं खाया, उसके बीवी बच्चे भी थे। नहीं सुना मुझे। अरे तुमसे मजाक कर रहा है, तुम सुनाओ। हाँ। तो फिर मैं तुम लोगों के लिए एक नाच सुनाती हूँ। हाँ, ठीक है। ओरी मैया, ओरी मैया, ओरी मैया, ओरी मैया, ओरी माता तोरी बालक है, बालक है, ओरी माता तोरे बालक है, बालक है, आशीष दो तुमको,
तुमको सफल होना ओ जिंदगिया। तो आ गया मैं। सोचा था भटक ही जाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, रंग में भंग हुआ। कुछ नहीं। अरे भाई बड़ा प्यारा गाया। हाँ कर्णिक द ग्रेट एक्टर। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। छोटा सा हॉल है लेकिन इंटीमेट। तुम्हारे और दर्शकों के बीच का कनेक्शन बहुत ही अच्छा होगा। यही सोच रहा था। बोलो हाँ। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि ये हॉल ऐसा है कि सबके कोट को ही मत दे जाए। वाह, फिर तो बड़ा खूब लग रहा है ना अपना ये कोट, है ना? फिर हो गई। माइक की बैटरी तो ठीक है ना? ऐसा ना हो रात के मौके पर तमाशा मत करो। नहीं, वो तो मैंने पहले ही चेक कर ली, पर इसे आई नहीं है अभी तक। आ रही है। रास्ते में मिस्टर कासकर गजरा खरीद के लेते हैं। पाँच चलाता हूँ आगे। वैसे आप लोगों ने एक बात नोटिस की मिस्टर और मिसेस काशकर के बारे में? सिंपल सी बात तो है। इस बात के बारे में पता ना होना तो प्लीज बीच में मत बोला कर। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मिस्टर काशिकर मिसेस काशिकर के लिए गजरा खरीदते हैं और मिसेस काशिकर मिस्टर काशिकर की ये शर्ट। मुझे कितना अजीब लगता है ना ये सब देखकर। मैं होती तो मैं तो ऐसा कभी ना करती। अब उसके लिए शादी होना जरूरी है बिना। हेलो, जाओ जी क्या नाम है तुम्हारा? जी मैं सामन, मैं यहीं का रहने वाला हूँ सर। गुड। सुनो, चाय मिलेगी क्या? चाय हाँ मिल जाएगी, और शक्कर की नहीं गुड़ की मिलेगी। नो, चाय में गुड़ पॉइजन होता है मिस्टर सरमन। शायद आपको पता नहीं ये बात। अच्छा एक थी मिस्टर मगर आई नहीं उनकी मिसेस। कब तक चलेगा ये बचपना? यहाँ कितना महंगा दिया है बेटा? अरे जब हमको देना नहीं पड़ता तो दिला दे, इतना पैसा ऐसे देना नहीं है। अरे हाँ ठीक है, अब कहाँ चली जा रही हो? देख तो लो। अरे रुको ना। अरे ठीक तो आ रहे हैं हम लोग, सब लोग यहीं तो बैठे हैं। हाँ ठीक है। अरे हॉल तो बहुत बढ़िया है। हाँ वो तो है। अरे बालू, सब सामान ठीक से आ गया ना? हाँ सब ठीक से आ गया। कहते तो हो सब ठीक से आ गया, पर हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाते हो। चौकीदार का बल्लम लाओ, फिर शर्मा दिलाओ, दिखाओ दिखाओ। ये देखिए, और इसमें ड्रेस भी है। कभी कभी भूलता हूँ, हमेशा थोड़ी। हमेशा भूलो तो कोई बात नहीं, आज है कि नहीं वो मायने रखता है। और सुखात में आप वकील का गाँव लाए ना। यस मिलॉर्ड, उसे तो मैं सपने में भी नहीं भूलता। ओमशे, तुम्हारा कुछ रह गया क्या? वेल, मैं हमेशा तैयार होकर ही आता हूँ। कुछ भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी नर्वस टेम्परामेंट है तो ये पाइप साथ में लेके चलता हूँ कि कहीं कटघरे में डायलॉग ना भूल जाऊं। बढ़िया बढ़िया। वैसे काशिकर भाई, आपका ये गजरा बहुत ही सुंदर लग रहा है। धन्यवाद। अरे बेनारे, एक गजरा तो मैं तेरे लिए भी लाने वाली थी। क्यों जी? लेकिन हुआ क्या कि गजरा उड़ गया। या फिर उसे कौवा ले गया। अरे मुझे सच में नहीं चाहिए था, नहीं तो क्या मेरी औकात भी नहीं खरीदने की। अच्छा वो सब छोड़, तेरा स्कूल कैसा चल रहा है? चलेगा क्यों? वही है। मैं सोचता हूँ ऐसी कुर्सी यहाँ लगाए या वहाँ। और उसी तरह एंट्रेंस इधर है, वो हमारे घर के कमरे के रूप में इस्तेमाल होता है। यू कैन एंटर फ्रॉम देयर। और प्रेसिडेंट जॉनसन हाँ यहाँ इसी तरफ पड़ेगा। प्रेसिडेंट जॉनसन? नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता। जॉनसन का गड़गड़ा यहाँ लगाएंगे ताकि हैसियत से जरा करने मुझे ये सही नहीं लगता। दर्शकों की निगाह से देखा जाए दर्शकों की निगाह से एक बार और देखा ना तो उठाकर प्रोसिक्यूट कर दूंगा। तुम मॉडर्न आर्ट वालों को कुछ आता जाता तो है नहीं। रही बात, ये मॉडर्न नाटक क्या बता? अगर जाने आप कुछ ना कुछ बोलते रहते, मुझे जो ठीक लगेगा मैं तो वही बोलूंगा। ये सोचने समझने की बात तुम्हारे बस की नहीं है। समझ रखाओ। देखो और कुर्सियां समेटो। आई सारे लोग तो आ गए हैं, पर प्रोफेसर दामले भी तक नहीं आए। वो बोल रहे थे कि अगली गाड़ी से आएंगे। अगली गाड़ी। वैसे काशिकर भाई, आपकी एक सहेली थी ना जिससे आप मेरी शादी कराने वाली थी, क्या हुआ उसका? हाँ मैंने तुझे एक बार अरे आए, और सामान तो बता रहे थे कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं। हाँ, स्टेज में गाड़ी नहीं। मेरा मतलब कार्यक्रम के पहले कोई गाड़ी नहीं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद तो है ना। हाँ चल। अरे सुखात में है, मगर प्रोफेसर दाम में समय पर पहुंचेंगे कैसे? अरे उन्हें पता लगा कि लेट होने वाले हैं तो आएंगे ही नहीं। लेकिन आए, मैंने उनको कार्ड एकदम ठीक से भेजा था और पता ही बिल्कुल ठीक लगा था। उसमें मेरा भी तो नहीं माना जाएगा। हाँ तो मेरे को उलझन खड़ी हो गई। अरे कोई उलझन की बात नहीं है, आप बेफिक्र रहें। बेफिक्र कैसे रहूं? जो समथिंग टू द पीपल सुखात में कार्यक्रम में कोई हंसी मजाक नहीं। तो फिर मुल्जिम का वकील किसको बनाएंगे? इसमें दिक्कत क्या है? आज भर के लिए सरकारी वकील के
साथ साथ वो भूमिका भी अदा कर दूंगा। इसमें रखा ही क्या है, वकालत तो मेरी नस नस में वही पड़ी है। और चौथा गवाह बाद में साहब वो भी तो कम है ना, क्योंकि अपना राव के तकलीफ से बीमार पड़ा है। आज मैं कर दूं क्या वो काम, मुझे लाने आ रहे थे गवाह नहीं नहीं जवाबदार है तो क्या हुआ, वो काम भी आसान नहीं, रोकड़े तुम ही करोगे वो काम। लेकिन एक दिन में दूसरा काम करूंगा। तू नहीं करेगा, तो फिर चौथा गवाह बनाएंगे किसको? मुझे पता है, ये देखिए सामंत, ये है अपना चौथा गवाह। नहीं नहीं साहब मुझे कुछ नहीं पता ना। अरे कोर्ट तो देखा होगा ना तुमने? नहीं। अरे कोर्ट का नाटक तो देखा होगा। वो सब नाटक यहाँ नहीं होते। अच्छी बात, कम से कम नाटक की ऐसी तैसी तो नहीं करे। देखिए आप हर नाटक के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। कार्यक्रम के पहले मैं पढ़ा लिखा दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ ऐसा ही करते हैं, एक रिहर्सल करके से एक बार में ही सब कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जॉनसन वाला नाटक पिछले 3 महीने में 7 बार हो चुका है, अब फिर से वो नहीं करना। हाँ, मैं बेनारे की बात से सहमत हूँ। मेरा भी एक सुझाव है, आपको पसंद आएगा या नहीं ये कुछ कह नहीं सकता। हम लोग जब भी खाली होते हैं तो बाथरूम में कुछ खेलते हैं, रमी या पेशेंस या कोई एक और खेल नकली मुकदमे का। एक अलग ही किस्म का काल्पनिक मुकदमा हम किसी एक पर चलाते हैं। क्यों ना आज हम वही खेल खेलें? बिल्कुल सही। इससे सामंत को कोर्ट की जानकारी भी हो जाएगी और हमारा मनोरंजन भी। क्यों से काशिका? क्यों नहीं, अच्छा सुझाव है आपका। 3 cheers for this new idea। हमारी ड्रामा टेक्निक में से विजुअल एनैक्टमेंट कहा जाता है। देखो, सिंपल सा नाम, इसे बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल राइट वी प्ले। सामंत यहाँ जी तुम अड्डे पर जाके सबके लिए पान और सिगरेट ले आओ। अरे मुंशी, तुम क्यों पैसे देते हो? सामंत से पैसे वापस कर दो। जी मैं तो कहती हूँ सीधी नाटक के खर्च में ही डाल देते हैं, मुझसे पैसे ले लो। सामंत, हाँ मुझे एक सादा पान और छाता छाप पेटी। हाँ, और अन्ना के लिए 2 मसाला पान और मेरी फिर बिल्स। मसाला बिल। हाँ सामंत वेरी स्पेशल पान। अच्छा मैं अभी आया, मेरे बगैर स्टार्ट मत करना। हाँ मैं अभी आती हूँ। बालू जरा ये कोट तुम ठीक से लगा दे। ओके यार ये कास्ट तो वही रातों नहीं मेरा मतलब जज और देखो भाई, यूं है, जज हमारे काशीगर साहब ही रहेंगे और वकालत मेरे अलावा किसी को आती नहीं। मेरी मानो तो मुझे किसी दूसरे ही आदमी को बनाओ, क्यों करने? उसकी कोई जरूरत नहीं। यू नो वन थिंग, हाँ बिना से बात हुई। यस आज रात के प्रोग्राम क्या कर रहे हैं? यार आज रात के प्रोग्राम क्यों कर रहे हो? आप बताना तो मुझे भी इस बिनारे के बारे में। मेरी राय मानो तो अभियुक्त इस समय किसी और को बनाते हैं। यार तुम मेरे क्यों काट रहे हो? हाँ मेरा ख्याल है मुकदमे में ले जाने की से आएगी। वही तो। नहीं तो क्या, यार अपनी जुबान पे लगाम रखो, या तो मुझे खुलना ही मुश्किल हो गया है। अभियुक्त, why not रोकड़े? हाँ मैं तैयार हूँ, मैं बन जाता हूँ। नहीं अभियुक्त मैं बन जाता हूँ। नहीं मजाक बंद करो, अगर करना है तो अभियुक्त मैं बन जाता हूँ। हाँ जरा जज भी आ, अभियुक्त भी आ, फिर मुकदमे में रही क्या जाएगा? अच्छा सुनो, मैं बन जाऊँ क्या? नहीं, जब 4 आदमियों के बीच आने क्या मिल जाए तो आगे आगे नाचना और आगे आगे कूदना। आप सब में से कोई अभियुक्त नहीं बनेगा। अभियुक्त अपनी इस बिनारे को बना देते। हाँ ये सही रहेगा, कम से कम देखने को तो मिलेगा कि औरतों पे मुकदमा कैसे चलाया जाता है। क्यों जी? हाँ क्यों नहीं, कल को हाई कोर्ट ने जज की कुर्सी पे बिठा दे तो सीट तो लेना ही चाहिए। मैं इसलिए सबको ठीक है, तो मुकदमा कौन सा लगाएंगे? कोई सामाजिक महत्व का होना चाहिए। पिछले साल हमारे गांव में एक बैल चोरी हो गया था। पहनारे बैल लेके भाग गई। अरे नहीं, कोई सामाजिक महत्व का मुद्दा नहीं है। हाँ सामाजिक, हाँ 1 साल पहले हमारे यहाँ एक स्त्री ने अपना बच्चा गिरा दिया था, विधवा थी ना बेचारी। अच्छा, भ्रूण हत्या का केस था? नहीं केस कुछ नहीं, गांव वालों ने मार दिया फिर। हाँ हाँ अपराध तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा है, इल्जाम यही रहेगा। चलो चलो कुर्सी लगाओ जल्दी। हाँ इससे पहले आप सब एक काम करो, आप सब वहाँ विंग में चले जाओ और मैं यहाँ चला जाऊंगा। और जैसे ही बेनारे आएगी मैं आप सभी को इशारा कर दूंगा, आप सभी आके यहाँ चेयर्स पर बैठ जाए। ठीक है, इशारा करूंगा। ठीक
मिस लीला बेनारे, एक महाभयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में आपको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। अभियुक्त मिस लीला बेनारे, इंडियन पीनल कोड 302 कॉलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया गया है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? अभियुक्त मिस लीला बेनारे, इंडियन पीनल कोड 302 कॉलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया गया है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? अरे मैं पान लेकर आया था। अरे हाँ, अन्ना का मुझे एक सादा पान और सादा चाय बीड़ी। हाँ, सावन, एक स्पेशल पान इधर। और मेरी बिल्स। हाँ, पान। अरे भाई, आप इस तरह एकाएक इतनी गंभीर क्यों हो गई? आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट अ गेम। इसमें इतना सीरियस होने की क्या बात? कौन है सीरियस? मैं तो बिल्कुल लाइट हूँ। वो तो इस स्पोर्ट्स का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए थोड़ा सीरियस हो गई। भला इसको करने से मुझे क्या डर हो सकता है? कोर्ट की कार्यवाही बिना किसी रुकावट के चलाई जा सके, इसके लिए संबंधित लोगों को आरंभ में ही पान छूटने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है। इसकी नम्रता पूर्वक विनती मैं नया सुन के करता हूँ। इस विषय में अभियुक्त के वकील को क्या कहा है? लॉर्ड, सरकारी वकील के सुझाव का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। अब पान फूकने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय काफी होने के बावजूद सरकारी वकील 4 मिनट का कीमती वक्त मांग रहा है। हाँ क्या? नहीं तो इतना ही क्यों? 9.5 सेकंड। अरे भाई, कोर्ट में अभियुक्त बार-बार बोल नहीं सकता। क्लर्क ऑफ द कोर्ट, इस विषय में कोर्ट का क्या इतिहास रहा है? इतिहास तो हम बना रहे हैं लॉर्ड, कि आज तक किसी ने पान खा के वकालत नहीं की होगी। अभियुक्त के वकील, क्या आप इस बात को कोर्ट के सामने सिद्ध कर सकेंगे कि पान थूकने के लिए केवल 10 सेकंड का समय काफी है? By all means. Exactly 10 seconds, Lord. No. We must see for ourselves. पंद्रह सेकेंड। यस, लेकिन पान थूकने के विषय को लेकर हमारे कोर्ट का आधे से ज्यादा कीमती वक्त बर्बाद हो चुका है। इसलिए अब इस विषय पे और चर्चा न करते हुए कोर्ट की कार्रवाई तुरंत आरंभ की जाए। तो कोर्ट ये निर्णय लेता है कि कोर्ट में व्यक्तिगत कार्य जैसे पान थूकना वगैरह शामिल है। कोर्ट की कार्रवाई में बगैर बाधा पहुंचाए चुपचाप करके आ सकता है। कंटिन्यू। पान वाली बात को तुम सही मत समझना। ये तो बस ऐसे ही मजाक में था। तो बस कोर्ट की प्रतिष्ठा को ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है? I to be observed when the court is in session. घर पे भी वही और यहाँ भी वही। जानकारी दे रही। Alright? Continue. Now back to भ्रूण हत्या। अभियुक्त मिस लीला बेनारे, आपके ऊपर जो अभियोग लगाया गया है वो आपको मान्य है या अमान्य? आपके ऊपर लगाया जाए तो आपको मान्य होगा। अरे भाई, कोर्ट की प्रतिष्ठा किसी भी परिस्थिति में कायम ही रहनी चाहिए, नहीं तो सामंत को करेक्ट जानकारी नहीं हो पाएगी।
या कि भ्रूण हत्या की कार्यवाही की। चीची, मुझे तो ये शब्द भी घिनौना लगता है। बोला कहाँ है? अच्छा पढ़ा तो है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की प्रतिष्ठा कायम भी रहनी चाहिए। घर पर भी वही, यहाँ भी वही। बस कर देना रे, बहुत हो चुका। चुप। एक बात मीनारे भाई, आपने अभियुक्त के वकील का अधिकार अपने हाथों में लेकर कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसके लिए कोर्ट के द्वारा आपको चेतावनी दे दी जाती है। थैंक्स माय लॉर्ड, और इसके लिए आपको मसाला पान की भेंट की जाती है। बस नहीं, यही तो मुसीबत की जड़ है। जब कुछ सीरियसली लेना ही नहीं है तो रहने दीजिए। माय लॉर्ड खता हो गई, पर मुझे ये अभी मानना नहीं है। मैं तो एक बच्चे को भी नहीं मार सकती, वो अपनी जान को कैसे मार सकती है? लॉर्ड, अभियुक्त पर लगाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर, मातृत्व एक मंगलमय। आपको क्या पता? मीनारे भाई, आपने फिर एक बार कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डाली है। इसके लिए आपको कोर्ट फिर से चेतावनी देता है। अटॉर्नी फॉर द स्टेट, यू मे कंटिन्यू। मातृत्व पवित्र है। हमने स्त्री को जगत जननी माना है। मातृ देवो भव, ये शिक्षा हम अपने बच्चों को पलने से ही देते आए हैं। एक भूल गए सुधार, एक ये भी तो है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गलेसी। और एक ये भी तो है, ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ये भी तो बहुत प्रसिद्ध है जी। हाँ, ये सारी बातें स्कूल की निबंध कॉपियों से चुराई गई है। कंटिन्यू। सारांश ये है कि स्त्री कुछ पल की प्रेमिका और अनंत काल की माता। अभी चल गया, अरे सब रात में नहीं होना चाहिए। हाँ, कंटिन्यू। माता पर बच्चे का बहुत बड़ा दायित्व होता है। वो समय पड़ने पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने बच्चे का पालन पोषण और संरक्षण करती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री अपने जिगर के टुकड़े में अपने राक्षसी पंजे धंसाकर उसका गला घोट दे, तो एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य? अभियुक्त ने एक अत्यंत नीच किस्म का अपराध किया है। इसे हम कुछ गवाहियों के आधार पर सिद्ध करेंगे। हमारे सबसे पहले गवाह हैं विश्वविख्यात साइंटिस्ट मिस्टर गोपाल पोंक्षे। गवाह को कटघरे में बुलाया जाए। विश्वविख्यात साइंटिस्ट मिस्टर गोपाल पोंक्षे, गवाह के कटघरे में हाजिर हो। कहिए पोंक्षे, प्रसन्न हुए कि नहीं? एकाएक आपको मैंने विश्वविख्यात बना दिया। मैं जीएन पोंक्षे इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, झूठ नहीं कहूँगा। ये मालूम, ये क्या है? मैं भूल गया और भूल से डिक्शनरी आ गई, और आखिर मैं भी क्या चीजें याद रखूं? बेचारा बालू। आप मेरा मजाक मत बनाइए, कह देता हूँ। एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। समझ, अब ये वाली कार्रवाई ना जरा तुम ध्यान से देखना। आपका नाम? अभी तो बताएगा, गोपाल पोंक्षे। बारीकी से बात। अच्छी बात। हाँ तो मिस्टर पोंक्षे, आप अभियुक्त को जानते हैं? हाँ, खूब अच्छी तरह से। अभियुक्त के सामाजिक जीवन स्तर का वर्णन आप किस तरह से करेंगे? बच्चों को पढ़ाती हैं, यानी कि स्कूल मास्टरनी है। अच्छी वाली जबान तो है। मिस्टर पोंक्षे, अभियुक्त विवाहित है या अविवाहित? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अभी वो में उनसे पूछो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब देंगे। लौकिक दृष्टि में तो अविवाहित ही कहा जाएगा। और आपकी दृष्टि में? मीनारे भाई, संयम और संयम के महत्व को मत भूलिए। बाद में यू मे कंटिन्यू। मैं अभी आया। हाँ तो मिस्टर पोंक्षे, यस, अभियुक्त के नैतिक आचरण का आप अपनी दृष्टि से किस तरह वर्णन करेंगे? इनका आचरण थोड़े अलग तरह का है। मिसाल के तौर पे? ये जरूरत से ज्यादा वो है। ज्यादा क्या है? यानी कि मर्दों के आसपास कुछ ज्यादा ही है। बेचारे मर्द। मिस मीनारे, आपकी हरकतों से कोर्ट की बेअदबी हो रही है। कोर्ट की? वो तो वहां गया है, उस कमरे में। फिर उसकी बेइज्जती इस कमरे में कैसे हो सकती है? और वैसे भी सुखात में
आपके विधान में तो बहुत से कमरे भी नहीं है। आपके मुंह लगना ही बेकार है। हाँ तो वैसे पोंक्षे नोबडी इज सीरियस यार। हाँ तो मिस्टर पोंक्षे, अभियुक्त का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष से विशेष घनिष्ठ संबंध है या था? ध्यान से सुनिए, विवाहित या अविवाहित पुरुष से। हाँ, क्यों नहीं? कुछ सरकारी वकील जुकात में से है और मुझे वहां गए ना दस्ता, उनके साथ ही है। वैसे देखा जाए तो पोंक्षे और काजी के साथ ही है, और इस बार के साथ इसके साथ तो है ही। नारे भाई, आप तो पछताइएगा, कह देता हूँ। अरे मैं नहीं दे रहा भाई, कोई सीरियस ही नहीं है यार। अरे यार, अरे यही याद रहा तो ठीक बैठ ही जाएगा यार। बेनारे, आखिर मंशा क्या है तेरी? समझ ले, अकेले तेरे चक्कर में ना सारी रात का प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है? मैं तो मुकदमे में हेल्प कर रही हूँ। इससे तो कई गंभीरता से हमारे नाटकों की रिहर्सल होती है। हो रहा है? What happened? कंटिन्यूस रात में। अरे हाँ मेरी कंकोड नहीं, एक बार इसे जरूरी पूरा कर दो। आ गई। हाँ चलिए नहीं, हाँ चलिए कंटिन्यू। इंतजार किस बात का है? आपकी कंकोती मिलने का माय लॉर्ड। माय नेक्स्ट विटनेस इज कर्णिक द ग्रेट एक्टर। कर्णिक द ग्रेट एक्टर, गवाह के कटघरे में हाजिर हो। या ना कर्णिक? शपथ नाम पेशा सब हो चुका है। हाँ तो मिस्टर कर्णिक, आप अभिनेता है। यस, और इस बात पर गर्व है मुझे। कोर्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताएं कि आप अभियुक्त को जानते हैं? यू नो दिस लेडी? I think I know this thing. थिंक माने क्या मिस्टर कर्णिक? Think मतलब सोचना या विचार करना। आपकी जरूरत कोई है यहाँ पे? उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए कि आप इनको पहचानते हैं या नहीं। Strange. मैंने जानता तो हूँ मगर पहचानता नहीं। No, this is just a perception. मिस्टर कर्णिक, आपसे इनका परिचय कहाँ था? परिचय हमारा नाटक मंडली का ही है। हम कोर्ट के कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम किस तरह का होता है मिस्टर कर्णिक? टॉप। लॉर्ड, इस महत्वपूर्ण तथ्य को नोट किया जाए। हो जाएगा, आगे तो चलिए। हाँ तो मिस्टर कर्णिक, आप जिस नाटक मंडली में काम करते हैं उसमें माता का वर्णन किन शब्दों में किया जाता है? आजकल के नाटकों में तो वो रहता ही नहीं। आजकल के नाटक में मात्र जीवन की अर्थहीनता पर आधारित होते हैं। यानी कि यूं समझिए कि मनुष्य का जीवन स्वयं है ही अर्थहीन। उसकी चिंता छोड़िए मिस्टर कर्णिक, आप सिर्फ इतना बताइए कि अगर आपको माँ की व्याख्या करनी हो तो आप किस तरह से करें? जो बच्चे को जन्म देने को माता है, जन्म देने के बाद जो पाल पोस कर बड़ा करती है वो माता है, या कि उसमें अपने राक्षसी पंजे दसाकर उसका गला घोट देती है वो माता? इन दोनों में से कौन सी व्याख्या आपको ज्यादा ठीक लगती है? व्याख्या तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों ही माता है बच्चे को जन्म देती है। मिस्टर कर्णिक, मातृत्व का अर्थ क्या है? बच्चे को जन्म देना, जन्म तो पशु भी अपने बच्चों तो को उनमें भी माताएं होती है। मैंने कहा कि माताएं सिर्फ इंसानों में होती है, पशुओं में नहीं। वाह पंडित वाह। कर्णिक यार फॉर्म में है। ये सब रात में करना करने, अभी जरा सीधे सीधे सवाल जवाब होने दो। हाँ तो मिस्टर कर्णिक, आपने अभियुक्त को किसी संदिग्ध अवस्था में पाया है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए मिस्टर कर्णिक। यस और नो? नहीं, मैंने नहीं, इसने देखा है, इस रोकड़े ने। मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं मालूम। थैंक यू मिस्टर कर्णिक, आप जा सकते हैं। नाउ मिस्टर बोगले, गवाह के कटघरे में चलिए। चलिए, अरे चलिए तो। नहीं, मिलॉर्ड, चौकीदार रोकड़े की गवाही के इस मुकदमे में सख्त आवश्यकता है। उसे फौरन ही गवाह के कटघरे में बुलाया जाए। मैं तो आगे से नहीं आऊंगा, और नहीं मानेंगे तो चला जाऊंगा ऐसे यहाँ। क्या देगा? कहाँ क्या देखा तुमने? बोल मुझे नहीं पता। मुझे पता समाज का खेल चलते रहना चाहिए बस। शपथ नाम पेशा तो सब हो चुका है। हाँ तो मिस्टर रोकड़े, अभी अभी अपनी गवाही के बीच में मिस्टर कर्णिक ने आपका जिक्र किया। आप उस पर कहां तक प्रकाश डाल सकते हैं? मालूम, अब इस समय बिना झेपे बढ़िया सी गवाही दे दे। समझ ले, अगर
तो मिस्टर रोकड़े, ईश्वर का स्मरण करके बताइए कि आपने वहां पर क्या देखा? अपना सर देखा। ये तो शुरू से ही गाँव हूँ मैं। बालू, घबराने की क्या बात है? जरा चार आदमियों के सामने बोलना चाहना चाहिए, है कि नहीं सुन? हाँ, लेकिन वैसे काम मुश्किल तो है ही ना। बालू, बोलना झटपट। बोलना बंदे, बोल बालू। आ आ ई ई। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले गया था मैं उनके घर। मिस्टर रोकड़े, किसके घर गए थे आप? मुझे टोकिए नहीं बीच बीच में, बता रहा हूँ ना। मैं प्रोफेसर दामली के घर गया था। आवाज प्रोफेसर समझे? अब तो इनके कॉलेज की हॉस्टल की बात होगी। हाँ, ऐसे ही शाम का समय था, उस समय ये वहां पर मौजूद थी। ये बेनारे बाई। कौन? ये बेनारे बाई ही थी वहां पर। हाँ। अब जी, अब उठाइए ना मेरा मजाक। अब क्यों चुप हो गई? ये बेनारे बाई ही थी वहां पर दामले और ये। आप रात को अंधेरा होते होते प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचे, तो वहां पर आपने क्या देखा? क्या देखा वहां? इस हाथ में ये तो कुछ व्यक्तिगत सब हुआ जा रहा है। इस तरह तो नहीं, बिल्कुल नहीं मिलॉर्ड, ये तो इस मुकदमे का ही एक अंश है। हाँ तो मिस्टर रोकड़े, मुझे ये सब पसंद नहीं है, कह देती हूँ। और वैसे भी इसका इस मुकदमे से क्या मतलब? अरे बेनारे, तू इतनी ये क्यों हो रही है? सौखात में चलने दो। व्यक्तिगत मामलों में यहाँ उछालने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं चाहे जिसके घर आऊंगा, इससे आपको क्या मतलब? और वैसे भी दामली मुझे कोई खा तो नहीं जा रहे थे ना। हाँ तो मिस्टर रोकड़े, बताइए बताइए। बेनारे भाई, मुकदमे का मजा किरकिरा मत करिए, जरा सुनिए तो ध्यान से, बड़ा मजेदार होता है ये खेल। जरा सब्र कीजिए, बैठिए। हाँ जी रोकड़े, फौरन बताइए कि आपने वहां पर क्या देखा। संकोच बिल्कुल मत करिए, चलिए। हाँ, दोनों बैठे थे, आपने और क्या देखा? बस इतना ही देखा, मगर मुझे बड़ा अजीब लगा था। हैं? अंधेरा बढ़ रहा था और दामले के कमरे में ये। अब वो तेरा भी मुन्ना। अच्छा, तो फिर मुझे देखकर आपके चेहरे पर हवाएं ढूंढने लगी थी। अब बोलिए ना, दामले ने बाहर के बाहर ही मुझे काट दिया, नहीं तो हर बार अंदर बुलाकर बिठा देते अपने कमरे में। एक बात भी नहीं सुनी मेरी। अरे क्यों काट दिया? ये तो तुम्हारे दामले साहब जाने। मगर मेरे चेहरे पर तुम्हें जो हवाएं उठती हुई नजर आई थी ना, वो सिर्फ इस अफसोस में थी कि उन्होंने मेरे सामने तुम्हें काट दिया। लॉर्ड, चौथार रोकड़े ने जो कुछ भी देखा, वो आगे कुछ और क्यों नहीं देख सके ये तो वही जाने। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा उसे नोट किया जाए। निश्चित ही अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। ये बात किसी अन्य व्यक्ति की नजर से देखने पर साफ जाहिर होती है। क्या साफ जाहिर होती है? कल को तुम्हें प्रिंसिपल के कैबिन में भी नजर आ सकती हूँ। इससे क्या मेरा आचरण संदेहपूर्ण हो जाएगा? कुछ पता भी है? पूरे 65 वर्ष के हैं हमारे प्रिंसिपल साहब। इस महत्वपूर्ण तथ्य को आगे प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नोट किया जाए। आपको चाहिए तो मैं 25 और आदमियों के नाम बता सकती हूँ, जिनके साथ मैं अकेली घूमती फिरती हूँ। मुकदमा चलाने चले। अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है, तो चैट भी जाते हैं। अरे सीधे सीधे शब्द के अर्थ तो आपको आते नहीं है। लॉर्ड, अभियुक्त का ये वाक्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण नोट किया जाए। कौन सा? सीधे सीधे शब्दों के अर्थ समझ नहीं आ रही है। 25 और आदमियों के नाम बताने वाली बात, जिनके साथ घूमती फिरती है ये। अभी मैं कुछ देर पहले जब यहाँ पहुंची तो इस सामंत के साथ भी अकेली है कि नहीं? लिखिए बोल, लिखिए, इसका नाम बता लिखिए। अरे लिखिए ना। अरे नहीं नहीं, ये बेनारे बाई तो मेरे साथ बहुत शराफत के साथ पेश आ रही थी। कोई गड़बड़ नहीं, हम लोग तो सिर्फ मोहिनी विद्या पर बात कर रहे थे। मोहिनी विद्या का उल्लेख बड़े बन चुका है, इसीलिए ऐसे भी नोट किया जाए। अरे सुभाष में ये सब कोर्ट की कार्रवाई में कहाँ तक ठीक बैठता है? नहीं बैठता तो ठीक है, जैसे जब तक बैठ जाए। अरे बैठो यार तुम। हाँ ये भाई खेल है तो। एक चला दे, अपने मत देना, चला दे। हाँ सौखात में, अब तो बड़ा मजेदार हो चला ही है। अपने मत देना, चलाए चलो। थैंक यू मिस्टर रोकड़े, आप जा सकते हैं। नाउ मिस्टर सामंत, मुझसे कहा आइए। अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे जो प्रश्न पूछे जाए उनका उत्तर देना है। होशियार तो चलो। परेशानी की कोई बात नहीं सामंत, ये तो प्रैक्टिस है, असली सब रात में है। हाँ जानता हूँ कि असली रात में मैं घबरा नहीं रहा हूँ, वो बस अभी आता नहीं है ना इसलिए। हाँ शपथ ये लेता हूँ, फिर सहज हो जाएगा। ऑलराइट, चौका
वो है शायद वहां, मैं वहां भीतर। मैं खुद ही ले लेता हूँ शपथ। हाँ, शपथ लेकर कहता हूँ कि जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। मतलब मुकदमे में जैसा सच होता है वैसे ही। इस प्रकार से तो झूठी हुआ ना। मैं प्रैक्टिस के लिए शपथ ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। आप ये बताइए कि आप इनको जानते हैं? हाँ, पर ज्यादा नहीं, कुल 2-2.5 घंटों में क्या ही जान पहचान हो पाएगी। मगर भाई अच्छी हैं। भाई अच्छी हैं। भाई अच्छी हैं। ऐसी अच्छी नहीं, ऐसी अच्छी नहीं, ऐसी अच्छी हैं। अरे आप कहना क्या चाहते हैं उससे सामान? मैं कह रहा था कि वो देखो वो भाई सो गई। जाग रही हूँ। नींद तो चाहने पर भी नहीं आती। मेरे साथ ये झंझट नहीं है, मुझे जब चाहे नींद आ जाती है। और आपको? मेरी जवानी होती है तो आ जाती, नहीं तो नहीं आती। अरे सुभाष भाई, तुम ना आंवले का तेल लगाया करो। मैं तो वही लगाता हूँ। अरे अंदर जज हो जाने दो, तो यूं नींद आती कि कहना है क्या। मैं तो कहता हूँ नींद और हाजमा शरीर के लिए ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। हाँ, मुझसे कुछ पूछने वाले थे। हाँ, जैसा कि रोकड़े ने बताया कि उन्होंने प्रोफेसर दामले और मिस बिनारे को रात के अंधेरे में देखा। हाँ वहां आसपास कोई नहीं था। हाँ, अगर मुझसे तो पूछिए। हाँ पूछता हूँ। उसके आधे घंटे बाद आप पहुंचे वहां। कहाँ? अरे नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, वो रहते हैं वहाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? सामंत, मैं कह रहा हूँ कि आप पहुंचे वहां। नहीं, आपको समझने में गलती हुई है वकील साहब। मैं तो प्रोफेसर दामले को जानता तक नहीं हूँ। अरे सामंत, हम कुछ चीजें मान के चलते, तुम ऐसा समझो कि ये सब काल्पनिक है। अरे सामंत, सब काल्पनिक ही है यार। चलिए। अच्छा हाँ, ठीक है। आधे घंटे बाद मैं प्रोफेसर दामले के कमरे में पहुंचा। आगे आप ही बताइए। मैं किसे बताऊंगा? तो और कौन बताएगा? हैं? हाँ, नहीं तो बताऊंगा। हाँ, तो मैं जब ना पहुंचा तो दरवाजा बंद था। दरवाजा बंद? हाँ, दरवाजा बंद। दरवाजा बाहर से नहीं, भीतर से बंद था। और मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं घंटी बजाई। दरवाजा खुला और एक अपरिचित आदमी मेरे सामने खड़ा था। सोचिए कौन होगा वो आदमी? अरे भाई, अपने प्रोफेसर दामले। उन्हें पहली बार देख रहा था ना मैं, तो अपरिचित तो लगे ही होंगे। मैंने कहा प्रोफेसर दामले हैं? उन्होंने बोला नहीं है, और घर से दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर सन में खड़ा रहा, यही सोचते सोचते फिर से घंटी बजाऊं या वापस चले जाऊं, क्योंकि मेरा काम जरूरी था ना। कौन सा था? कोई भी काम ले लीजिए। हाँ। हाँ, मान लीजिए कि लेक्चर लेना होगा। हाँ, प्रोफेसर हैं तो लेक्चर तो देते ही होंगे। हाँ, तो मैं यही सोचता रहा कि फिर से घंटी बजाऊं या वापस चले जाऊं। इतने में मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। रोने की? हाँ, कौन रो रहा था? रो नहीं रहा था, बल्कि रो रही थी। हाँ, कोई स्त्री रो रही थी। और उस आवाज से समझ आ रहा था कि वो स्त्री उस घर की नहीं है। एक मिनट, आपको रोने के ढंग से ऐसा क्यों लगा कि वो स्त्री उस घर की नहीं है? क्यों लगा? हाँ। देखिए, आसपास कोई नहीं था। हाँ। अब आसपास कोई नहीं था तो दबी दबी आवाज में रोना क्यों? तभी मुझे समझ आया कि वो स्त्री उस घर की नहीं है। और इतने में मुझे कुछ बातचीत भी सुनाई दी। कैसी बातचीत? कैसी बातचीत? कौन बोल रहा था? हाँ, जो स्त्री रो रही थी ना, वही बोल रही थी। क्या बोल रही थी? नहीं, ये गलत बात है। आप नहीं पूछ सकती, वकील साहब पूछ सकते हैं ना। हाँ, मैं ही पूछ रहा हूँ। बताओ क्या हुआ था? हाँ, वो बात ऐसी थी कि पूरी बात बताओ। हाँ, सारी बात बताओ। हाँ, वो स्त्री कह रही थी कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, ऐसा पूछ रही थी। मैं क्या जानूं? तो और कौन जानेगा? अरे नहीं, दामले साहब ऐसा बोले, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जानो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगा सकता। इस पर स्त्री बोली, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर तुम अपनी प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हो? बड़े निष्ठुर हो तुम। इस पर दामले बोले, निष्ठुर तो दुनिया है। इस पर स्त्री बोली, अगर ऐसा है तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस पर दामले बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने कर्तव्य से बचूं। इस पर स्त्री बोली, अगर ऐसा है तो तुम पर 2 हत्याओं का पाप लगेगा। इस पर एक भयंकर अट्टहास। चुप रहो। झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। हाँ, सो तो है ही, इससे क्या? झूठ है फिर भी कितना सर? तुम्हारे बताओ। नहीं, मैं कहती हूँ बंद करो, ये सब बकवास तुरंत बंद करो। अगर भाई हुआ क्या? इसका एक रत्ती भी सही नहीं है। हाँ, सुन तो नहीं। झूठ है सब, बनावटी है, सरासर झूठ है। आप ठीक कह रही हैं। साफ झूठ बोल रहे हो। और क्या? देखिए मैं किताब से देखकर कह रहा हूँ। सामंत, हाँ, भयंकर अट्टहास। फिर उसके बाद साहब, अगर तुमने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर सामंत, मिट्टी मिला दूंगी सब घटना चूर कर दूंगी, तहस कर दूंगी मैं सब। अरे बेनारे, जब तू खुद में इतनी साफ है तो इतना चीख पुकार, इतना कोहरान क्यों? जानबूझकर मेरे ऊपर कोई दाव चलाया तुम लोगों ने, जाल बिछाया है कोई। अरे नहीं भाई, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा मिस्टर नहीं। सामंत, हाँ, प्रोफेसर दामले ने भयंकर अट्टहास किया, फिर उसके बाद वो अज्ञात स्त्री क्या बोली? हाँ,
पेज निकाल लूं। सामंत, अब तुमने एक अक्षर भी अपने मुंह से निकाला तो समझ लेना, बस अब तुम देख ही लेना। मिस्टर सामंत, अच्छी मुसीबत है, अब वो पेज भी नहीं मिल रहा। लॉर्ड, अभी अभी घटित हुआ संपूर्ण प्रसंग अपने आप में इतना स्पष्ट और मुखर हो चुका है कि उसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं। इस सारे बयान को अभियुक्त की खिलाफ की लिखापढ़ी में शामिल किया जाए। ग्रांटेड। हाँ हाँ, करो, खूब लिखा पढ़ी करो, जो जो तबीयत में आता है ना सब करो। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? आखिर कर क्या लोगे? जो मन में आए कर लो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये अचानक माहौल उलझन पैदा कहाँ से हो गई? सामंत ने जो कुछ भी कहा वो किताब से देखकर कहा। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी के जीवन का एक हिस्सा? इसका मतलब प्रोफेसर दामले और कहिए बेनारे भाई, खेल में कुछ रंग आया कि नहीं? मिस लीला बेनारे, जरा कोर्ट को अपनी उम्र बताएंगे? आपने इतनी उम्र होने के बावजूद अभी तक शादी क्यों नहीं? ठीक है, मैं इसे दूसरे तरीके से पूछता हूं। आपके जीवन में विवाह के अवसर को लेकर कितनी शामें अब तक आई और क्यों गुजरी? इसे जरा कोर्ट के सामने स्पष्ट करेंगे? चालाकी नहीं, अरे कहिए तो लिख के दे दूं। अरे सुखात में मैं तो कहता हूँ समाज में बाल विवाह प्रथा को प्रतिष्ठान मिलना चाहिए। पंख निकलने के पहले ही इन औरतों को ससुराल रवाना कर दो। अरे मेरा तो मानना है ईश्वर चंद, विद्यासागर, आगरकर, ढोंडो केशव ने हमारे समाज का बहुत अहद किया है। सुखात में माय फ्रेंड गोपनीय है। लॉर्ड, अभियुक्त से की जाने वाली जरा को अभी खत्म करता हूं, हम उनसे बाद में सवाल जवाब करेंगे। My next witness is Mrs. काशीकर। देखिए इसे कहते हैं उत्साह, बस कहने की देरी थी कि हाजिर। हाँ तो इसमें तो ये करने की क्या बात है? शपथ तो हो गई मेरी और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे किस बात का डर है? ठीक है मिसेस काशीकर, तो आप कोर्ट को क्या ये जानकारी दे सकती हैं कि मिस बेनारे ने इतनी उम्र होने के बावजूद भी अभी तक शादी क्यों नहीं, या फिर ये गैर शादीशुदा क्यों और कैसे रह गए? अरे जो शादी नहीं करते वो गैर शादीशुदा ही तो रहते हैं। लेकिन मिसेस काशीकर, जिंदगी के 32 चौथी सुखात में 34 ही रखो, 3 और 4 34। हाँ 3 और 4 34 34 बरस तक किसी घर की पढ़ी लिखी लड़की। लड़की? अरे औरत कहो, औरत। हाँ औरत ही, मगर आप ये स्पष्ट करें कि विवाह न करने का कोई खास कारण? कारण कुछ नहीं, जिसको करनी होती है ना उसकी तो डंके की चोट पे हो जाती है। यानी आपका मतलब है कि मिस बेनारे शादी करना ही नहीं चाहती? और नहीं तो क्या, जब बिना शादी के सब कुछ मिल जाए तो शादी करने की क्या जरूरत है? ये जो आजकल की औरतें हैं ना, इन्हें सब चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, मजा चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी वो नहीं चाहिए। तुम्हें बताती हूँ सुभाष में हमारे समय में हर लड़की काली, कलूटी, गूंगी, बहरी, यहाँ तक कि काली लड़की उसकी शादी हो जाती थी। लेकिन ये जो आजकल के पैसे कमाने की लत है ना, यही सारी बुराई की जड़ है। शादी गंदगी से ही है। पालू, तू क्या देख रहा है? बंद कर। आपने अभी अभी कहा कि जब बिना शादी के सब कुछ मिल जाए तो फिर शादी की क्या जरूरत? हाँ तो सही तो कहा मैंने। तो आपका सब कुछ से क्या मतलब? अब सुखात ने ये कैसे प्रश्न है? अरे शर्माती क्यों हो? इनके सवाल का जवाब दो ना। अरे बढ़ गई। कुछ नहीं,
अच्छा, मेरी उम्र को यहाँ मत घसीटो, उसकी जरूरत नहीं है। आंसर। अरे वही सब जो शादी के बाद होता है। लेकिन मिस बेनारे के बारे में आपको ये सब कहना थोड़ा अनुचित नहीं लगता? अनुचित मनुचित कुछ नहीं, ये जो आजकल की औरतें हैं ना, ये यही सब करती हैं। औरों को छोड़िए, सिर्फ मिस बेनारे के बारे में आप बताइए कि क्या आप अपनी बात का कोई सबूत दे सकती हैं? सबूत? हाँ। अरे इसका चाल चलन के कम सबूत है। देखो, अपनी ग्रुप की है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब बात छिड़ी है तो तुम सुनो उस बात में। हर औरत की अपनी मर्यादा होती है कि नहीं? ये कैसे अकेली आदमियों के बीच नाचती घूमती मटकती रहती है, ना तो इसके दिन का पता और ना ही इसके रात का। लेकिन इन बातों से तो ज्यादा से ज्यादा इंसान के स्वभाव का खुलापन जाहिर होता है। खुलापन कुछ नहीं, बेहयाई कहो, बेहयाई, हर काम में बेहयाई। अरे इससे पूछो, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब इन्हें घर जाना पड़ता है तो प्रोफेसर दामले ही क्यों याद आते थे? लेकिन प्रोफेसर दामले तो बाल बच्चे वाले। हाँ, 5 बच्चे हैं उनके, 5। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस बेनारे एक बुजुर्ग आदमी की संगत की इच्छा के साथ गई। हाँ, हम लोग तो जैसे लच्चे लफंगे हैं। चलो मान लो प्रोफेसर दामले एक बुजुर्ग आदमी है, तो ये बालू, ये बेचारा बालू क्या है? अब ये रोकड़े कहाँ से बीच में आ गया? अरे वही बताने जा रही हूँ। अरे इस बेनारे ने ना बेचारे बालू के साथ अंधेरे में छेड़खानी की थी। ये बेचारे बालू ने खुद अपने मुंह से बताई थी, है ना बालू? तुमने बताया था मुझसे, मुझे है कि नहीं? बोल जल्दी। हाँ, नहीं। थैंक यू मिसेस काशीकर, आपकी गवाही पूरी हुई। लॉर्ड, मैं चौथा रोकड़े को फिर से गवाह के कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ तो मिस्टर रोकड़े, शपथ पहले ही हो गई। मिस्टर रोकड़े, अभी अभी अपनी गवाही के बीच में मिसेस काशीकर ने आपका जिक्र किया, जिक्र के साथ एक बहुत ही उत्तेजक बात उठाई। बालू, तुमने बताया था ना मुझे, है कि नहीं? अब बोल जल्दी से। मिस्टर रोकड़े, बगैर घबराए हुए उस रात प्रोग्राम के बाद जो भी घटना घटी, अच्छी या बुरी, मजेदार या बेमजा, वो सब कोर्ट के सामने बताना आपका फर्ज है। हाँ, प्रोग्राम खत्म हुआ, फिर प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने घर के लिए निकले और भीतर रह गए थे ये दोनों। हाँ, उसके बाद क्या हुआ मिस्टर? अरे डरने की कोई बात नहीं है, एकदम निडर होकर अपनी बात कहिए। बी नॉट अफ्रेड। अरे हम यहाँ किस लिए बैठे हैं कि कोई कुछ करके तो देखे। चलिए। मेरा हाथ पकड़ लिया था क्या? हाँ, तभी उस समय मैंने कहा ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। और फिर मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया था और तुरंत ही दूर हटकर बोली किसी को कुछ कहना मत, और अगर किसी को कुछ कहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर बैठूंगी। झूठ है ये। उसके बाद क्या? उसके बाद मैंने तो थप्पड़ भी लगा दिया था। और हाउ मैंने ड्रामेटिक। हाँ, मैंने कहा तुमने मुझे समझ में रखा है, तुम्हारे मन में जो आए सो करो, और मैं सबसे कह दूंगा ये बात, इसीलिए मैंने आपको बता दिया था। थैंक यू मिस्टर रोकड़े, आप जा सकते हैं। अब मेरी गवाही हो, मुझे भी कुछ बताना है इस बेनारे के बारे में। बुला कौन से? इसे भी सुनिए तो सुना दीजिए। हाँ तो मिस्टर पोंक्षी, क्या बताने वाले थे आप? बहुत कुछ सुखात में, मगर सबसे पहले इनसे ये पूछो कि ये अपने पर्स में टिक 20 की शीशी क्यों रखी? टिक 20? हाँ, आप सब तो जानते होंगे, खटमल मारने वाली जालिम नशीली दवा। एक मिनट, ये अपने पर्स में टिक 20 की शीशी रखती है, ये बात आपको कैसे पता चले? बताता हूँ। दरअसल इनकी एक छोटी छात्रा है जो मेरे घर के बगल में रहती है। वो एक दिन मेरे घर आई और बोली कि मेरी मिस ने आपको ये दिया। टिक 20? अरे नहीं, एक लिफाफा था। जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो देखा कि उसमें एक और लिफाफा था। उसमें एक चिट्ठी, उसमें लिखा था पोंक्षे तुमसे भेंट करनी है, कुछ जरूरी काम है, कल दोपहर 1 बजे कुर्ती होटल में आ जाना, मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। जाहिर है मुझे ये बात कहीं दिखी नहीं, लेकिन मजा लेने में क्या हर्ज है, ये सोचकर मैं बाहर चला गया। कुछ देर बाद बेनारे सबसे अपने आप को छुपाती हुई
पिछले दरवाजे से दाखिल हुई और अंदर आते ही बोली कि पहुंचे यहाँ नहीं, अंदर चलो फैमिली रूम, यहाँ लोग देखें। फिर क्या हुआ? फिर हम अंदर गए, चाय आई और मिस बेनारे और मेरा जो काम होना था हो जाने के बाद जब इन्होंने रुमाल निकालने के लिए पर्स खोला तो खोलते ही एक शीशी बाहर गिरी। और वो शीशी टिक 20 की शीशी थी। यस। आपके और मिस बेनारे के बीच क्या बातचीत हुई? दरअसल इन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। क्या? हाँ। मिस्टर पोंक्षे, क्या इन्होंने आप पर अपना प्रेम होने की बात की थी? नहीं, मगर इन्होंने मुझसे ये कहा कि ये गर्भवती है। सच कहते हो? अरे झूठ बोलूंगा क्या? चलिए, इस पर आपने क्या कहा? सारी बात बता दूं? हाँ, चलिए। तो पहले तो ये यहाँ वहाँ की तमाम बातें करती रही कि मसलन सुखाग में आदमी बड़े अच्छे हैं मगर तकलीफ होती है बेचारे, वकालत बिल्कुल नहीं चली, बाहर रूम में बैठे बैठे पत्ते गिरते रहते हैं बेचारे, और जिस बदनसीब बेचारे का केस इनके हाथ में पड़ा उसकी किस्मत में जेल खाना पक्का समझो, और जज साहब के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुम रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है, आगे चलिए। हाँ। फिर कहने लगी कि काशी पर रोकने को सताते बहुत है क्योंकि उन्हें शक है कि उनकी बीवी से उसका कोई संबंध है। ऐसा बोल रही थी ये? इस तरह की कुछ तमाम बातें करने के बाद फिर बोली कि तुमसे तुम्हारी कहीं बातचीत लग रही है कि नहीं? मैंने कहा कि नहीं, जब तक मेरे मन की नहीं मिलेगी मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं। इन्होंने पूछा क्यों, तुम चाहते क्या? मैंने जवाब दिया कि साधारण रूप से लड़कियां बेवकूफ होती हैं, उनमें बचपना भरा होता है। आई वांट अ मैच्योर पार्टनर। इस बात पर तुरंत ही इन्होंने पूछा कि मैच्योरिटी यानी क्या? जिसने दुनिया देखी, इसके पास अनुभव ज्यादा हो, कोई तुमसे ज्यादा अनुभव वाला हो, यानी कि उम्र में भी और शिक्षा में भी, तो क्या तुम उसे अपना पाओगे? मैंने कहा कि मैंने अभी सीरियसली विचार नहीं किया, तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ। ये बोली कि है। हाँ है, और बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम चाहते हो। सुखाग में साहब, मैं समझ नहीं पा रहा था कि इन्हें मेरे विवाह की इतनी चिंता क्यों। मैंने पूछा कौन है वो, तो ये बोली कि है कोई जिसे प्रेम में भयंकर धोखा और निराशा हुई है और इस प्रेम का फल उसके पेट में है। असल में उस बच्चे के लिए ही जीवित रहने और विवाह करने का सोच रही है। इनकी बातों को सुन के मुझे शक हुआ और सच बात निकालने के लिए मैंने पूछा, अरे अरे कौन है वो नीच आदमी जिसने उस बेचारी के साथ अन्याय किया? इस पर ये क्या बोली कि वो व्यक्ति प्रोफेसर दामले? नो, ये बोली कि कृपया करके उन्हें नीच और अधम ना कहें। हो सकता है वो महान हो, बुद्धिमान हो, और वो लड़की ही उनके सामने तुच्छ साबित हुई हो। यहाँ महत्व उस लड़की का नहीं है, यहाँ महत्व उस बच्चे का। फिर बोली कि उस लड़की ने तो उस आदमी से प्यार किया था मगर उसको तो सिर्फ लड़की का शरीर ही नजर आया, बेचारी का कोई स्थान नहीं है दामले के परिवार में। He get it out of the hat. नाम नहीं लेना चाहिए। Doesn't matter मिस्टर पोंक्षे, doesn't matter। तो इसका मतलब है कि मिस बेनारे के पेट में जो बच्चा है वो प्रोफेसर दामले का है। आगे चलिए। हाँ, फिर इन्होंने मेरे पांव पकड़ लिए। तो मैं बोला कि मिस बेनारे आपने मुझसे ये पूछा, यही मेरे लिए अपमान की बात है। मैं क्या आपको इतना घटिया आदमी लगता हूँ? मेरे ये कहते ही ये मेरे चेहरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि पोंक्षे तुम्हें क्या लगा मैं ये सब सच कह रही थी? मैं तो मजाक कर रही थी, देखो तुमने बेवकूफ बना दिया। ये हंस रही थी मगर इनकी आंखों में जो आंसू थे उनको देख के असलियत जाहिर थी। फिर ये कहते ही कि मुझे देरी हो रही है, ये निकल। Thank you for the valuable proof you have given, Mr. Pongshe. रोकड़े का हाथ पकड़ने के 2 दिन पहले। That's fine, मिलो। अब इस गवाही में किसी टीका टिप्पणी की कोई जरूरत नहीं। सबूत इतना साफ और मुखर हो चुका है कि उसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं। अभियुक्त ने पहले पोंक्षे को फंसाया और जब उसकी दाल बाहर नहीं गल पाई तो उसने रोकड़े पर अपना जाल डालने की कोशिश की। अब कोई शक नहीं है सुखाग में, अब कोई शक नहीं रहा। क्या हुआ साहब? सुखाग में अब मैं कोर्ट की परंपरा को तोड़कर इस कार्रवाई के सिलसिले में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो मुझे कटघरे में बुलाओ। लॉर्ड को कटघरे में बुलाया जाए। परमिशन ग्रांटेड।
हाँ, तो क्या जानकारी देना चाहते थे आप? तो मैं बताने वाला था कि नाना साहेब सिंधी बॉम्बे के काफी जाने माने नेता हैं और हमारा उनके घर काफी आना जाना लगा रहता है। यही कुछ सामाजिक कारणों की वजह से काफी मानते हैं मुझे, एकदम छोटे भाई की तरह। और क्योंकि वो बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन भी हैं, तो हमारा और उनका स्टेटस भी बराबरी का है। तो मैं 2 दिन पहले गया था उनके घर पे, यही गणेश पूजा। वो किसी से जोर जोर से बातें कर रहे थे कि शादी के पहले गर्भवती हो जाना ये तो घोर पाप है। अरे ऐसी औरतें बच्चों को क्या शिक्षा देंगी? और अंत में उन्होंने कहा कि आज के आज ही ऑर्डर दे दो, नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर हस्ताक्षर करने के लिए। मैं अंदर गया, मैंने पूछा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी में एक शिक्षिका है, बच्चों को पढ़ाती है और शादी के पहले ही गर्भवती हो गई। अब तुम ही बताओ क्या ऐसी औरतें शिक्षा देने के काबिल हैं? नहीं। तो मैंने तो निर्णय कर लिया है कि आज के आज ही उसे नौकरी से निकाल दूंगा। और आप सब पूछ सकते हैं कि वो औरत कौन है? वो औरत है मिस लीला बेनारी। आप सब ये भी कह सकते हैं कि मैं इस बात को इतने यकीन से कैसे कह सकता? तो बंधु, ये बात हमने धूप में सफेद नहीं की। 40 साल का तजुर्बा है हमारे इस सोसाइटी का। इतनी सी बात समझ नहीं आई क्या मेरी? और अगर आप सभी को यकीन ना हो तो देख लेना, कल इनको ऑर्डर मिल जाएगा, नौकरी से निकाले जाने का ऑर्डर। बस मुझे अपनी गवाही में इतना ही कहना था। थैंक यू काशीकर साहब। लॉर्ड, मेरी सारी गवाहियां खत्म हो चुकी। इस मुकदमे में मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। मिस्टर कर्णिक, इन द बॉक्स। स्पीक मिस्टर कर्णिक, आप कोर्ट को क्या जानकारी देना चाहते थे? अभियुक्त मिस बेनारे और रोकड़े के संबंध में जो तथ्य मिस्टर रोकड़े ने कोर्ट के सामने रखे, इस सरासर झूठे हैं। तो आपसे क्या मतलब? इसलिए कि इस प्रसंग में जो कुछ कहा गया और जो कुछ घटित हुआ, दुर्भाग्य से उसका मैं साक्षी था। क्या बात है? अरे उसे भी झटपट कह डालिए मिस्टर कर्णिक, मतलब कि बुद्धि मत उलझाइए। बुद्धि की तरह तो आज सारी जिंदगी ही उलझी हुई है। पाश्चात्य नाटक का है। पॉइंट विषयांतर मत कीजिए, विषय को साथ में लेकर चलिए। बुद्धि की बात आपने उठाई तो कहना पड़ा। अभियुक्त मिस बेनारे और रोकड़े के विषय में जो भी तथ्य इस कोर्ट के सामने बताया गया, आप उसमें क्या सुधार करने जा रहे हैं मिस्टर कर्णिक? सत्य का स्मरण करके बताना मेरा कर्तव्य है कि अभियुक्त के मुक्त कमल पर रोकड़े ने थप्पड़ नहीं मारा था। झूठ कहते हैं ये। जो कुछ हुआ वो इस प्रकार था। अभियुक्त ने पहले रोकड़े को घेर कर दिया। ये देखकर मैं ये जानने को उत्सुक हो उठा कि आगे क्या सिचुएशन आती है, मैं वहां नहीं सकते। अभियुक्त ने रोकड़े से कहा, क्या फैसला किया? इस पर रोकड़े ने कहा, मैं आई के हुक्म के मेरा कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे मजबूर न कीजिए। पर अभियुक्त बोली, आई की गुलामी में अभी और कितनी जिंदगी बिताओगे? सर रोकड़े ने कहा, इसका कोई अंत नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी तकदीर होती है, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सर अभियुक्त ने कहा, मैं तुम्हारा सारा भार उठा लूं, फिर आई और अल्लाह से डरने की भी कोई जरूरत नहीं, तुम आत्मनिर्भर होगे। पर रोकड़े ने कहा, मुझे डर लगता है, अगर आपकी ऐसी दशा में मैं आपसे शादी करूंगा तो पूरी दुनिया मेरे ऊपर टूटेगी। हमारे खानदान में किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। देखिए आप मेरे पीछे मत पड़िए, वरना मैं आगे से कह दूंगा। इस पर अभियुक्त ने तिलमिलाकर झूठ कहते हैं ये। रोकड़े के मुंह पर थप्पड़ मारा। झूठ है ये। थैंक यू मिस्टर कर्णिक। सब झूठे आई। तो यानी कि मिस बेनारे ने रोकड़े को फंसाकर उससे शादी करने की कोशिश की थी। ये सच ही है। सिर्फ थप्पड़ किसने किसको मारा, इस पर आपकी राय बनना। राय नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है मिस्टर सुभाष में। दैट्स सो मिस्टर मैंने कर्णिक। और भी कुछ कहना है। ये मतलब की बातों को रसपूर्ण बनाना हो तो कहिए। और अब आपने अपने आप को वकील समझा है क्या? एकदम गवाही की तरह न्यायमूर्ति महाराज कहिए। न्यायमूर्ति महाराज, हाँ, यही नियम है। अब आगे चलिए और सीधा और साफ साफ हो कहिए। न्यायमूर्ति महाराज, अभियुक्त का एक मौसेरा जिसे मैं जानता हूँ, यानी कि परिचय बिल्कुल सहयोग से ही हो गया। नहीं, दादर जिमखाने की क्रिकेट मैच, यानी कि बैचलर्स लेवल के उस क्रिकेट मैच में हमारा एक फ्रेंड ही उसे खेल रहा था, और वो फ्रेंड जो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, अभियुक्त का मौसेरा भी है। ये
यानी कि अभी के बारे में कुछ जानकारी ऐसी वापस से किस्से की तरह क्यों बांध रहे हैं? कोर्ट के नियमों की इज्जत कीजिए ना। तो अभी की चर्चा करते हुए उनके मौसेरे भाई और मुझ में जब यूं ही बातचीत चल पड़ी तो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी मुझे दी। जैसे कि एक बार व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। दैट्स द पॉइंट। तो यानी कि टिक 20 शीशी की भी परंपरा है, ये मैं कह सकता, मगर इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे जरूर मिली कि आत्महत्या की कोशिश प्रेम से होने वाली निराशा के फलस्वरूप की गई थी और निराशा में समाप्त हो जाने वाला व्यक्ति का प्रेम अपने मामा से मैं 15 साल की उम्र में हुआ था। मामा से? लॉर्ड, मामा से अर्थात माँ के भाई के साथ अनैतिक संबंध। बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या करोगे तुम लोग मेरा? मैं तो जाऊंगी, वही करूंगी। सुनाई दिया? मैं जाऊंगी, वही करूंगी। सुनाई दिया? मैं जाऊंगी, वही करूंगी। कोई मुझे कैद नहीं कर सकता, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता, कोई मुझे कैद मैनारे भाई, यदि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है तो आपको 10 सेकंड का समय दिया जा सकता है। बहुत कुछ कहना है मुझे, बहुत कुछ कहना है। कितने बरस बीत गए, मैंने कुछ कहा ही नहीं। कंठ में तूफान उठे और मैंने हर बार उनका गला वही घोट दिया। दिल में आक्रोश उठे पर मैंने हर बार अपने होठों को और जोर से भींच लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई नहीं समझेगा, कोई समझना चाहता ही नहीं। धीरे धीरे मैं उन लोगों को समझने लगी। आसपास रहने वाले लोग कितने नासमझ, बेवकूफ और बचकाने हैं, जिन्हें मैं अपना समझती थी। समझी किया कि उन पर हंसी और बस हंसती। तभी दिल रोने लगा। छाती फट जाए तो अच्छा हो, ये जान निकल जाए तो अच्छा हो। हाँ, मैंने प्यार किया। मेरी उस नाजुक सी उम्र में एक वही जो मेरे पास आया, मेरे तन के, मेरे मन के, किसी ने मुझे प्यार दिया। पर मुझे क्या पता था कि खुद को खोकर जिसे पाना, जिसके साथ जिंदगी सार्थक लगने लगे, अगर वो आपकी माँ का भाई हो तो
पाप होता है। 15 साल की ही तो थी मैं। पाप क्या होता है नहीं जानती थी। जब बात सामने आई तो सबने मेरा विरोध किया। मेरी माँ ने, वो आदमी डरपोक कहीं का दौड़ दबाकर भाग गया। मुझे इतना गुस्सा आया उस पर, इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसे बीच बाजार में खड़ा कर उसका मुंह तोड़ दूं और उसके मुंह पर बस थूकती रहूं। तब मैं छोटी थी, नाजुक थी, अनजान थी। घर की छत से कूद पड़ी। मरी नहीं, तन से नहीं मरी। मैंने सोचा कि मन से तो मरी गई, पर नहीं। मैंने एक बार फिर प्यार किया, अपनी अधेड़ उम्र में समझदारी के साथ। मुझे लगा इस बार कुछ अलग होगा, पर वो प्यार था ही नहीं। वो तो विनती थी। उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान और वो बुद्धिमान देवता, वो भी मेरे तन का प्रसाद पाते ही चलका बना। आखिरकार वो देवता था ही नहीं, वो था सिर्फ एक आदमी, जिस्म के पीछे भागने वाला एक भूखा आदमी, तन का गुलाम। मुझे नफरत है तन से, मुझे गुस्सा आता है इस तन पर। अरे पगली, तो इस तन को छोड़कर कहाँ जाएगी? और ये भी तुझे कैसे छोड़ेगा? अब इस पल में पल रहा है, इस पल का एक नन्हा गवाह। अगर तू लड़की है तो याद रखना, तू डरना मत। अपनी इच्छाओं से, अपनी आजादी से, दुनिया के रीत रिवाज से, किसी से भी डरना मत। और अगर तू लड़का है तो याद रखना कि हर औरत की तू इज्जत करना, उसे सम्मान देना, क्योंकि जितनी कीमती तेरी इच्छा है उतनी उसकी भी है। मुझे मेरा ये तन चाहिए उस बच्चे के लिए। नहीं, मुझे मेरा ये तन तेरे लिए भी चाहिए। ये तन, ये मन, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। वक्त बीत गया और अभियुक्त ने अभी तक कुछ नहीं कहा। अभियुक्त के वकील आप कुछ कहना चाहते हैं?
कहिए। मैं प्रोफेसर दामले को बुलाना चाहूंगा। नहीं है। मैं नाना साहब शिंदे को बुलाना चाहूंगा। वो यहाँ क्यों आएंगे? मैं बाकी लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहूंगा। इजाजत नहीं है। अटर्नी फॉर द स्टेट, यू मे कंटिन्यू। आज कोर्ट की शुरुआत हुई थी भ्रूण हत्या जैसे संगीन जुर्म के साथ, जो सवाल उठाता है पूरी औरत जात पर। लेकिन आज जो भी सच इस कोर्ट के सामने आया है वो संगीन है, भयानक, घिनौना, जो मां के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। मानव इतिहास का अस्तित्व मां पर टिका हुआ है और उसे बचाना उसी की जिम्मेदारी है, उसी का दायित्व है। लेकिन मिस लीला बेना ने इस बात को नहीं माना। ये अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिताना चाहती हैं, ये आजादी चाहती हैं। ठीक है, आजादी हक है इनका। आजादी इस संसार के हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं पूछता हूं, आखिरकार आजादी किस कीमत पर? जो है उन सबको तहस नहस करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना आजादी है। मैं जो मन में आएगा सो करूंगी, ये इसी स्त्री के शब्द है मिलोड। यहां जो जिसके मन में आएगा अगर वो करेगा तो कैसा होगा हमारा समाज? क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर मामा और भांजी के बीच प्रेम का रिश्ता? इस स्त्री को ध्यान से देखिए, इसकी आंखों में हताशा है, आंसू है, पर इसकी आंखों में पश्चाताप बिल्कुल नहीं है। ये आज भी वही मिस बिनारे हैं जिनके ना जाने कितने मर्दों के साथ अनैतिक संबंध रहे। मैं पूछता हूं, कैसा होगा ये बच्चा और क्या बनेगा बड़ा? पशु, महज एक पशु और कुछ नहीं। आज हमें भावनाओं से काम नहीं लेना है मिलोड, आज हमें समझदारी से काम लेना है। जो पूरे मानव समाज को नष्ट कर सके उसे नष्ट करना है हमें मिलोड, उसे नष्ट करना है। That's it, मिलोड। जब वक्त बीत गया और अभियुक्त ने अभी तक कुछ नहीं कहा। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, तो सारे सबूतों एवं गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि अभियुक्त के ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम सच हैं। अभियुक्त ने ना सिर्फ मातृत्व को बल्कि पूरी औरत जात को कलंकित किया है और जिस ठसक के साथ घूमती आई हैं वो भी अक्षम्य है। पाप करने वाले पापियों को एक सीमा में ही रहना चाहिए, परंतु अभियुक्त ने वो सीमा भी तोड़ दी। अभियुक्त के पेट में पल रहा है ये बच्चा इस सभ्य सोसाइटी का हिस्सा तो नहीं बन सकता, पर कारण जरूर बन सकता है। हमारी परंपरा एवं संस्कृति के विध्वंस का कारण। अतः यह जरूरी है इसके सारे सबूतों को हमारी भावी पीढ़ी के लिए मिटा दिए जाए। तो यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है इसके पेट में पल रहे श्रापित भ्रूण को नष्ट कर दिया जाए। टाइम का पता ही नहीं चला। क्यों? तुझे काशी कर, ये करने की एक्टिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, इसे समझाना पड़ेगा। हाँ, इसको समझा देंगे थोड़ा। वैसे बेनारे भाई, तुमने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बस वो कटघरा नहीं गिराना चाहिए था। चलो अब सब लोग तैयार हो जाओ, जल्दी हाथ मुंह धो लो। आइए आइए।
से एक बार और तालियां होनी चाहिए। म्यूजिक, लाइट और सेट जो बनाया गया है इसमें शुभम सरन और संजू आटिया थे जिनका सहयोग रहा, उनके लिए भी तालियां बनती हैं। अनुज निर्देशक जिन्होंने ये डिजाइन और जो भी सब कुछ आप देख रहे हैं प्रस्तुति को तैयार किया है, निर्देशक है अनुज अहिरवार। मेरा नाम अमन ठाकुर है और मैंने इस नाटक में बालू रोबले का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम दीपन सिंह गुंडी है। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और इस नाटक में मैंने कार्मिक का पात्र निभाया। हाय, मैं विशु और मैं सावंत था। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय राणा है। नमस्कार, मेरा नाम आनंद पाठक है और मैंने इस नाटक में मजदूर का रोल निभाया। चतुर्वेदी, मैंने भी किरदार मजदूर का था मेरा। नमस्कार, मैं पोंगछे शुभम पटेल। नमस्कार, मैं अर्पित दुबे और मैंने इस नाटक में सुखात्मे का किरदार निभाया। नमस्कार, मेरा नाम अनुज अहिरवार है। मैंने इस नाटक का निर्देशन किया। इसके साथ साथ जो म्यूजिक हुआ है वो हमारे यश गोपाल श्रीवास्तव जी। जो फ्लूट का म्यूजिक था उसमें हमारे पंकज जी हैं। जिनने आलाप गाया था स्तुति वो भी है। इनने लाइट की। आओ आ गया। हमारी सारी बहुत बड़ी टीम है, उनके सहयोग से हुआ है, तो सभी लोग आ जाएं। और मेन मुख्य किरदार का नाम लेना भूल गए, जो आगे टीचर्स हैं, डॉक्टर राकेश सोनी सर, अरे घर से भी तो जा सकते हैं।